गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे चैप्टर 7 स्मृति। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सांपों के स्वभाव तथा उनसे संबंधित अन्य तत्वों के बारे में वर्णन किया है। लेखक इस पाठ को अपनी स्मृति के आधार पर लिखा है। कहानी में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वह एक कुएं से एक कुएं में उतरकर सांप के आगे से चिट्ठियां उठा लाता है। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पूर्व बूंदाबांदी हो गई थी। सायं के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही पेशी ना हो, पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भ्रम दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक से चिट्ठियाँ निकल जाएं। ये बड़ी ज़रूरी हैं। जाड़े के दिन थे ही, जिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना राइफल से नहीं था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों में प्रतिवर्ष उससे आम तोड़े जाते थे। इस कारण वह मूंग डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। खुशी खुशी हम लोग मक्खनपुर की ओर दोनों भाई बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फुटलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ अर्थात लगभग 36 फुट गहरा था। उसमें पानी नहीं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में झांकने की सूझी। सबसे पहले झांकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा, त्यों ही एक फुफकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुफकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उजक कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुफकार पर कह लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय दिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ में पकड़कर दूसरे से ढेला फेंकता था। यह रोज़ाना की आदत हो गई थी। सांप से फुफकार निकलवाना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसीलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुफकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया, जैसे बड़े मृगशावक के पीछे छोटा मृगशावक होता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उझक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेती तीनों चिट्ठियाँ चक्कर लगाती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन को आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता ही रह जाता है, उसी भांति से चिट्ठियाँ
टोपी से निकल आईं। मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा, ठीक वैसी जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की घाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई मार कर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीले में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती है कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाला है, पर उससे मैं झूठ बोलना मैं जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने से रूई की भांति धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं, मन भी काम जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं सिसक रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती, पर पिटने के भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलीजे पर फिर रही होती। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में कल पढ़ूंगी। हैव ए नाइस डे।